दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का ये हमारा 5वां सेट है और यहाँ पर हम 120 क्वेश्चन को लेकर के बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, जहाँ जितने भी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में हम बात करेंगे। तो अगर आप अंत तक रहेंगे तो एक एक चीज़ें आपको सारी कुछ जो है वो समझ में आएंगी। जीके जीएस का पोर्शन पूरा आपका, जब हम साइंस के पोर्शन को लेकर के बात करें, जो बिहार स्पेशल है, सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पटना से जो टॉप पब्लिशर हैं उनके कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको करवा रहे हैं। तो सबसे जब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर ग्रेट बाथ की बात की गई है। लोथल कहाँ पे पड़ता है आपका, गुजरात में, और कालीबंगा आपका कहाँ पड़ता है जब हम राजस्थान की बात करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो जगह ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। इन्हीं में जब हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में देखने को मिलता है, सिंधु नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो यही होगा। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की। दूसरा सवाल, कालिदास है, कौटिल्य, हरिसेन और मेगस्थनीज का नाम लिखा हुआ है। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करते हैं आपका पाटलिपुत्र के जितने भी प्रशासनिक आपके कार्य रहे हैं, प्रशासनिक जो भी वर्णन देखने को मिलता है वो इसी इंडिका पुस्तक में देखने को मिलता है। और ये जो दी गई, ये लिखी गई किसके द्वारा, मेगस्थनीज के द्वारा। एक अगले क्वेश्चन में है, भारत और 10 राजाओं के बीच युद्ध, दसराग युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर हुआ था। ध्यान दीजिए, दसराज युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सुदास की विजय हुई थी। ये लड़ा गया था आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में, दसराज युद्ध का जो है वर्णन देखने को मिलता है और ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ से, जब हम 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध, कुंडलवन लिखा है, लुम्बिनी है, राजगृह है और कुशीनगर लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर कुछ और चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक तो उसमें महात्मा बुद्ध जी का नाम आता है। नेपाल के तराई क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कपिलवस्तु जगह है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो जो आपका आंसर होगा सही वो क्या हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। विक्रम संवत का आरंभ जो है वो कब से माना जाता है, 57 ईसा पूर्व है। ईस्वी दिया है 70 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी। देखिए, शक संवत की बात करते हैं 78 ईस्वी से जुड़ा हुआ, और विक्रम संवत की जब हम बात करते हैं तो विक्रमादित्य ने जब शकों पर विजय प्राप्त की थी तब 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त शासकों के शासकीय या राजकीय भाषा क्या थी। 6 नंबर अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब हम गुप्त वंश की बात करते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्री गुप्त है और उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। एक अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगर हम एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। कृष्ण प्रथम का नाम है, दंती दुर्ग है, अमोघ वर्ष लिखा हुआ है और कृष्ण द्वितीय लिखा है। ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर या फिर कैलाश मंदिर, दोनों ही नाम शिव मंदिर या फिर कैलाश मंदिर के नाम से इसे हम जानते हैं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इसके निर्माण में जो नाम आएगा वो किसका आएगा, कृष्ण प्रथम का नाम आएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। 19, 27, 17 और 16 लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें महमूद गजनवी को लेकर के तो इसका जो मूल उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, साथ में मूर्ति पूजा को समाप्त करना। मूर्ति पूजा को बुत परती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुत पारती, ठीक है। इससे मूर्ति पूजा उस समय कहा जाता था। तो 1009 से लेकर के 1027 ईस्वी के मध्य में 17 बार इसने आक्रमण किया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक मतलब क्या हुआ, जो कहीं ना कहीं जब हम सैन्य की बात करें, आर्थिक भू राजस्व नीतियों की बात करें, उनमें साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए, मजबूती प्रदान करे। इसमें जो नाम देखने को मिलता है 1210 से लेकर के 1236 तक जिसका शासनकाल था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, इसमें नाम जिसका आएगा वो इल्तुतमिश का आएगा। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो जब बात आती है सबसे कम समय, देखिए अब हम यहाँ पर ये भी जानेंगे सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया। तो उसमें जो नाम आता है वो तुगलक का आता है। कितना समय है इनका,
ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक समय तक जो शासन किया 94 ईयर्स तक जो है वो तुगलक वंश ने किया। जब हम खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया, वो समय था 30 साल का। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अकबर के समय पूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था? अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था, यह सवाल पूछा गया है। 18 दिया है, 21 है, 15, 14 दिया हुआ है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक देखने को मिलता है। ठीक है, 1580 में अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए उसने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा हुआ था? 15 सूबों में। आगे है, आपसे कहते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यूरोपीय देश भी है और प्रथम कारखाना दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो उसका कोचीन लिखा हुआ है, डेनिश का त्रैंकोबर लिखा हुआ है, डच की बात करें तो मसूलीपट्टनम है, फ्रांसीसी का यहाँ पर कालीकट लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो फ्रांस का कालीकट लिखा है ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। 1668 क्या होगा? सूरत होगा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कालीकट लिखा हुआ है, केरल लिखा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, जॉन मेंडल हॉल या फिर टॉमस एडवर्ड। देखिए, ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं प्रथम स्थल मार्ग से जो एक रास्ता देखने को मिलता है 1597 ईस्वी में आया था। समय कब का था? 1597 ईस्वी का था और यह आया था जॉन मेंडल हॉल। कौन आएगा? जॉन मेंडल हॉल का नाम जो है वो इसमें देखने को मिलता है। किस उत्तरकालीन मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा गया? देखिए, उत्तरकालीन मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुअज्जम है, जहादार शाह, फरखसियर और मोहम्मद शाह का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं मोहम्मद शाह को, तो मोहम्मद शाह का जो सरनेम था या जिस नाम से या उपाधि इनकी जो थी वो मोहम्मद शाह रंगीला था। क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं आपका फरखसियर को, तो उन्हें घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घृणित कायर। वही मुअज्जम की बात करें तो उन्हें शाह बेखबर बोलते थे, और जब लंपट मूर्ख की बात करते हैं तो ये उपाधि थी जहादार शाह की। ठीक है, बंगाल का अंतिम नवाब इनमें से कौन था? मुबारकदौला है, सैफुद्दौला, मीर कासिम और नजमुद्दौला का नाम लिखा है। तो आपको पता है, जब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के 1773, कहीं ना कहीं 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखने को मिलती है, और जो प्रथम आपके जो न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। तो सर एलिजा इम्पे ने इन्हें बैताल की संज्ञा दी थी। ठीक है, और इनका नाम है मुबारकदौला। यहाँ पर जो नाम आएगा ये आएगा। इनका शासनकाल आप नोट कर सकते हैं 1770 से लेकर के 75 तक। 1770 से लेकर के 75 तक। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसने की? एस एन सेन, आर सी मजूमदार है, वी डी सावरकर या फिर अशोक मेहता का नाम लिखा है। देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है वो विनायक दामोदर सावरकर की है। तो सही जवाब हमारा यहाँ से 16 का सी हो जाएगा। वेद समाज की स्थापना किसने की? तो कहानी आपको अच्छे से पता होगी जब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापना की गई। कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने के बाद जो है वो राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। बाद में जब हम बात करते हैं 1864 के आसपास की, तो 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। और किसके द्वारा की गई? श्री धरालू नायडू। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बख्शी जगबंधु हैं यहाँ पर, चित्तर सिंह, वेलुथम्पी या फिर यहाँ पर गोमधर कुंवर का नाम है। पाइक विद्रोह की बात की है। ध्यान दीजिए, 1917-18 में ये विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1917-18 में। और ये इसमें जो नाम आता है वो बख्शी जगबंधु का आता है। तो सही जवाब आपका यहाँ पर 18 से सी हो जाएगा। सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की का है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आएगा, करेक्ट है। बंगदूत की बात करें राजा राम मोहन राय का आएगा। तो इनमें से सभी जो है आपके करेक्ट हैं, तो इसीलिए हम आंसर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? देखिए, 1839 का मैकाले का घोषणा पत्र है आपका। 1854 में वुड डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, रैले कमीशन दिया है, या फिर हंटर शिक्षा आयोग की बात की है। देखिए, यहाँ पर जब हम वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो शिक्षा संबंधी घोषणा या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा उसे कहते हैं। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। और उसी के तहत 1857 जब क्रांति हुई थी आपकी, तो 1857 में ही बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 3 नए यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। सही जवाब भी होगा। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है?
लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वॉरेन हेस्टिंग्स एमपे, और लॉर्ड यहाँ पर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों का नाम है। देखिए यहाँ पर जब हम प्रथम न्यायिक सेवा के जनक की बात करें तो इन्हीं के समय में दीवानी की बात करें, फौजदारी न्यायालय की बात करें, वो सब देखने को मिला। इन्हीं के समय 1773 में आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी देखा। और जो नाम आएगा यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं लगाइएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स नाम है ये, ठीक है। कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? इनमें से कहते हैं कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, ये कब हुआ था? ये घटना हुई थी 1843 में, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो ये 1885-86 में। एक मिनट, विधवा पुनर्विवाह है 1856 का समय है। कब का है? 1856 का समय है जब हम विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये 1845 में हुआ था, 1845-46 में। और जब हम तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1885-86 की बात है। तो सबसे जो लेट वाली डेट है वो आपकी कौन सी है? 1885-86। यानी जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो है वो उसमें किसका नाम आता है? तो पूना सार्वजनिक सभा में 2 अप्रैल 1870 को स्थापना हुई थी पूना सार्वजनिक सभा की, और इसमें तीनों लोगों का नाम आएगा, यानी ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इनमें कौन थे? देखिए यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है, आपसे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात की हुई है, इसे बिल्कुल से नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो जब हम ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना देखने को मिली, ठीक है। और 1888 में एक आपका सेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, ध्यान दीजिए। वहीं उसी अधिवेशन की अगर हम बात करें, यानी चौथे अधिवेशन की बात करें, तो जॉर्ज यूल ने जो है वो अध्यक्षता की थी। और जो नाम आएगा वो कौन सा आंसर होगा हमारा? यही बी वाला आंसर होगा, ठीक है। किस तिथि को बंगाल विभाजन की जो है वो घोषणा की गई थी? तो 2 बातें याद रखिएगा, एक होता है तिथि की घोषणा होना और एक होता है घोषणा जो की थी वो प्रभावी होना। तो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था, लेकिन घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? सी वाला लगाएंगे आप यहाँ से, ठीक है। यही बंगाल विभाजन आपका 1911 में दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था, ठीक है, मेरी और जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में। लंदन में कर्जन वायली की हत्या जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो कर्जन जब हम वायली की बात करते हैं तो 1909 में जो है गोली मारी गई थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। आपका सही जवाब यहाँ से 26 का बी होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? महात्मा गांधी, विजय राघवाचार्य, CR दास या फिर बाल गंगाधर तिलक की बात करें। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखिए ध्यान रखिएगा, चूँकि आपको पता है कि एक जब हम राजनीतिक आप राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर बात करें तो कहीं ना कहीं एक मंच उस समय था राष्ट्रीय मंच के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस देखने को मिलता था। उसके सेशन में कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें पास कराते थे कि पहले हम ये करने वाले हैं और इसके बाद हम इस पर काम करेंगे। तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था दिसंबर 1920 में, जो कि नागपुर में हो रहा था विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में। किसके? 1920 का सेशन, नागपुर का सेशन विजय राघवाचार्य अध्यक्षता कर रहे थे। और जब हम बात करते हैं कि प्रस्ताव किसने पेश किया तो उसमें नाम किसका आएगा दोस्त? वो आएगा CR दास का, ठीक है। आप हो सकता है महात्मा गांधी लगा दो इसमें, है ना, कि गांधी जी ही ने तो असहयोग आंदोलन चलाया था। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो ये जो तुलना की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। आप इसे नोट कर लीजिएगा, बी आंसर होगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 1937 में जो आम चुनाव हुए थे, प्रांतीय विधानसभा चुनाव जो हुए थे जनवरी फरवरी 1937 में, इसमें कांग्रेस को क्या क्या? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मद्रास, ये 5 देखने को मिलते हैं। अब इसी में चूंकि बिहार और उड़ीसा भी है, बिहार आपका इसी में शामिल है और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये BPSC परीक्षा के लिए। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों से जो प्रतिबंध हटाने का काम किया था इन्होंने किया था। इनका जो समयकाल था 1835 से लेकर के 1836 तक था और इनका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। 1835 से 36 लिख लीजिएगा। देखिए अभी हमने अलग अलग टॉपिक आपके जो हैं, जैसे आज हमने एक वीडियो डाला था शाम को 5 बजे के आसपास, अगर आपने देखा हो, उसमें हमने जितने भी आपकी योजनाएं थी, बिहार से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी, आधे घंटे के वीडियो में हमने सब बता दिया था, ठीक है। तो उसे भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे।
जितने भी टॉपिक होंगे बिहार से संबंधित वो सब हम पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आप सहयोग बनाए रखिएगा। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। देखिए भूमिगत रेडियो की बात की हुई है, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, उषा मेहता या फिर इनमें से सभी। तो इनमें जो नाम आता है इन सभी लोगों का नाम आता है, ठीक है, तो डी आंसर लगाइएगा। गांधी इरविन समझौते की बात की हुई है 32 नंबर में कि ये कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की अगर हम बात करते हैं, गोलमेज सम्मेलन, पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे, नोट करिएगा, बहुत बार पूछा गया। सभी गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर जी ने भाग लिया था। ये गोलमेज सम्मेलन में अगर हम बात करें तो गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था, ठीक है, और कांग्रेस इसी के उस पर जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को अग्री हुआ था, ठीक है। तो ये नोट करिएगा जब हम बात करते हैं आपका कि आखिर इसका औचित्य क्या था इस सम्मेलन का, 1931, ठीक है। किस ग्रह के दिन का मान और अक्ष का झुकाव जो है वो पृथ्वी के समान है। तो अक्ष के झुकाव की बात करें लगभग 25 डिग्री के कोण पर हमें देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे कि पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये है मंगल ग्रह, मार्स बोलते हैं, फोबोस और डेमोस इसके 2 सैटेलाइट्स यानी 2 उपग्रह हैं, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, मंगल ग्रह लगाएंगे यहाँ से। अगले क्वेश्चन में कहते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को हम किस नाम से जानते हैं। तो सभी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर जो जो आपका लिखा हुआ है। जैसे अगर हम बोलते हैं लिथोफाइट, तो लिथोफाइट किसे कहते हैं। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों पर उगने वाली जो वनस्पति होती है वो लिथोफाइट कहलाती है, ठीक है। फिर बात आती है हैलोफाइट की। हैलोफाइट क्या होते हैं, नमकीन क्षेत्रों में, नमकीन मतलब जहाँ पर आपको NaCl यानी कि नमक देखने को मिले, सोडियम क्लोराइड देखने को मिले, तो हैलोफाइट क्या होते हैं, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति हैलोफाइट कहलाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास या वनस्पति जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोफाइट बोलते हैं। और जब हम मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वो जीरोफाइट होता है। तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्मी कल्चर का संबंध इसमें से किससे है। वर्मी कल्चर, देखिए जब हम सेरीकल्चर की बात करते हैं तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन से है। पेसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन, मछली पालन से होता है। और वर्मी कल्चर का संबंध, एक ही ऑप्शन तो बचा हमारे पास में, केंचुआ पालन। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। तो अगर हम टिहरी की बात करते हैं, ये हमें टिहरी नदी पर ही जो है ये देखने को मिलेगा। और ये आपका टिहरी जिला भागीरथी और भिलांगना नदी, माफ़ी चाहेंगे, टिहरी जिला में जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर जो है हमें देखने को मिलेगा। सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा है। गोवा, सिक्किम दिया है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दिया है। तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे छोटे राज्य गोवा को लगा देते हैं, जबकि आप जनसंख्या के हिसाब से बात की है तो जनसंख्या में जो नाम आएगा वो किसका आएगा, सिक्किम का आएगा। कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। देखिए इसमें सही सुमेलित की बात की है तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है, ये बात करेक्ट है, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये बात भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है, यानी इनमें से जो है वो सभी करेक्ट होंगे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। देखिए ये पूर्ण रूप से 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 की बात है, ठीक है, 2006। लेकिन ये आया कब था, तो ये आया था 2005 में। अपने आंसर में आप यही लगाइएगा, ठीक है। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया। देखिए नैनो यूरिया संयंत्र, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र है जो कि गुजरात के गांधीनगर के कलोल में स्थापित किया गया है। इफ्को कंपनी के द्वारा, किसके, इफ्को, IFFCO, इफ्को कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। और ये मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया ये, ठीक है। तो इसे नोट करिएगा। अब यहाँ पर सवाल है, ऐसे में कमेंट में अलग से मेंशन करिएगा इसे, इफ्को का फुल फॉर्म क्या है। IFFCO का फुल फॉर्म हम देखेंगे कितने बच्चे कमेंट में लिखते हैं, ठीक है। BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं इसे। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है किसने जीता है इसमें, तो दूसरी बार इस खिताब को इन्होंने प्राप्त किया है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू का नाम आएगा इसमें। किसका नाम आएगा, मीराबाई चानू का। देखिए बिहार से और केवल बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स वो भी हम आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं।
सुबह के टाइम ये वीडियो आएगा, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो वो भी एक बार कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि करंट अफेयर्स वाली जो चीज़ें हैं उन्हें भी हम ऐसे में मेंशन करते चले प्रीवियस 1 ईयर का। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया? तो जब हम द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं, जहाँ पर ये जो आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहाँ पर देखने को मिलता है। आंसर लगा लीजिएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं? अब देखिए 43 में आपसे लिथियम के भंडार के बारे में पूछा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं रियासी जिला, वहाँ का एक रियासी जिला है, ज़िले का नाम रियासी जिला, और जो जगह का नाम है वो है सलाल हैमाना। सलाल हैमाना करके है आपका जगह है। वहाँ पर करीब 6 मिलियन टन जो है वो लिथियम के भंडार मिले हैं, और ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल हैमाना इलाके में। ठीक है। और ये भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार होगा। ठीक है, ये भी नोट करिए। बजट 23-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का जो है वो लक्ष्य रखा है? तो इसमें लगभग 45 लाख करोड़ रुपए हैं। कितना? 45 लाख करोड़। आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ से पहला हो जाएगा, 45.03 लाख करोड़। हाल ही में हुए, अगर हम राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में बात करें, कौन सा राज्य और कहाँ से संबंधित हैं? तो राज्यपाल यहाँ पर और सामने राज्य का नाम लिखा हुआ है। देखिए, जो ये फागू चौधरी का नाम लिखा है, फागू चौहान, ये फागू चौहान सिक्किम के नहीं हैं। कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। तो फागू चौहान के आगे लिख लो भैया मेघालय। ठीक है, MEGH मेघालय लिख लो आप यहाँ पर। जब हम शिव प्रताप शुक्ल की बात करते हैं, तो शिव प्रताप शुक्ल की यहाँ पर जो बात है, ये कहाँ से हैं? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। जो आर्लेकर का नाम है, अब आप इनको तो जानते ही हो, बिहार के बारे में पढ़ रहे हो, और इनको तो आपको, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। क्यों भाई? तो ये कहाँ से हैं? ये बिहार के हैं। वहीं CP राधाकृष्णन की बात करें तो वो झारखंड से हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा, जो यहाँ पर गलत है। आपका कौन सा सही सुमेलित है? तो 45 का आपका जो है वो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, शिव प्रताप शुक्ला। आगे चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ लेकर के। द ब्लू बुक राइटर्स जनरल, देखिए इसमें क्या है आपका, द ब्लू बुक राइटर्स जनरल करके लिखा हुआ है। इस पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखी गई? अमिताभ कुमार है यहाँ पर, जे साई दीपक का नाम लिखा हुआ है, रस्किन बॉन्ड है, या गौतम बोरा का नाम लिखा है? इसमें जब हम 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें नाम आएगा अमिताभ कुमार का। लगाइएगा यहाँ से, जो पहला जवाब होगा वही सही है आपका। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, फिजी है और फ्रांस है। देखिए, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे विदेश मंत्री S जयशंकर, और ये फिजी में हुआ। कहाँ पर? फिजी में। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में देखने को मिले? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 74वें गणतंत्र दिवस, यानी कि हमारा 74th रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति कहाँ के थे? मिस्र के राष्ट्रपति। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की बात करें, देखिए पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड का नाम है। भारत को अंक कितने मिले? 36.6, और उन अंकों के साथ में इसका स्थान कितना? 40वां। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? देखिए, नेजल वैक्सीन क्या, जो नाक में लेके आते हो ना, ड्रॉप, आप आई ड्रॉप होता है, नाक वाला में आप ड्रॉप डाल लिए कि नाक आपकी अगर जमी है नहीं, तो जुकाम है तो दूर हो जाए, वो नेजल वैक्सीन होता है वो। तो वो नेजल प्रकार का होता है, ट्यूब समझ लो, या उसमें लिक्विड प्रकार का। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक या फाइजर? देखिए, ये विकसित किया गया है, दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन है जो भारत बायोटेक के द्वारा तैयार की गई है, और इसका जो नाम रखा गया वो IN फॉर इंडिया है आपका, कि वो कोविड समझिए, और वैक्सीन को क्या बोलते हैं? VACC। ये पूरा इकट्ठा करके लिखिएगा, ये नाम से उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब हम आ चुके हैं विज्ञान के सवालों पर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? देखिए, अगर कोशिका सेल में इनकी अनुपस्थिति रहेगी, राइबोसोम की अनुपस्थिति रहेगी, तो जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, ये काम फिर नहीं होगा। प्रोटीन के सिंथेसिस का काम नहीं होगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, तो जो बहुत समय तक रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? चिर। आप समझिए, जैसे चिरकाल तक वो रहें,
या चिरकाल तक आप रहे ऐसे करके बोला जाता है, तो ये चिरकालिक कहलाता है। 52 का आंसर सी होगा। कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? 53 में ये हमसे पूछा है। ठीक है, पत्ती, जड़ है, हरित लवक और स्टोमेटा का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस है वो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में मिल करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जो हरित लवक होता है यही प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। पत्तियों में ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हरी पत्तियों में। सामान्यतः किसका उपयोग प्लांट सेल द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है? तो अगर हम इनमें से बात करें किसका उपयोग जो है, तो आप जो फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया थी ना, आप उसे अगर उल्टा कर देंगे, जैसे C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ में मैं बैलेंस करके बता रहा हूँ, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ किसके उसमें होगा? कार्बोहाइड्रेट के साथ में होगा। तो आप यहाँ से क्या लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट को अपने आंसर में लगाएंगे। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम एक नाम और देते हैं, उसे हम लोग सेल का, अपने जो भी हमारे सेल हैं उनका हम फ्यूल के रूप में यानी कोशिकीय ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना और फ्लोएम का काम खाद्य पदार्थों मिनरल्स का परिवहन करना। तो ये आपका ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा। सही आंसर आप सी लगाइएगा। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। जो भी प्लांट के रेलिक्ट्स की बात करें तो वो कहाँ पे संचित होते हैं? तो ये आपके जब हम फलों की बात करते हैं वहाँ पर भी हो सकते हैं, पत्तियों में हो सकते हैं, छालों में हो सकते हैं, कोशिका रिक्तिकाओं में हो सकते हैं, ये सब जगह हो सकते हैं। ठीक है, इस वाले सवाल में आपसे क्या कहते हैं? बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स है या फिर जिब्रेलिन, और जब हम ऑक्सिन की बात करें तो दोनों। तो ये दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आपका सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? डी होगा। कहते हैं किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हमें मिल सकता है? अगर हम रियल इमेज की बात करें तो इनमें से किसके द्वारा जो है हम वो प्राप्त कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है, जब हम प्रकाश के रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है और इसीलिए हमारा जो आंसर में आएगा वो क्या आएगा? अवतल दर्पण होगा। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है? देखिए, अधिकतम पूछा हुआ है तो न्यूनतम कितना होता है ये तुरंत नोट करिए, वो होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितना होता है? अनंत होता है। तो आपका जवाब यहाँ से क्या होगा? डी होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट जिससे उत्पन्न होता है। तो देखिए, तो वो क्या होता है? हमारा जनरेटर कहलाता है, और जनरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर ही है जो कहीं ना कहीं विद्युत धारा की जो पावर होती है उसको मेजर करता है। ठीक है, विस्थापन की दर क्या कहलाती है? देखिए, जब हम बात करें किसी एक डेफिनिट डायरेक्शन में, कोई भी वस्तु अगर एक डेफिनिट डिस्टेंस को कवर करती है, मैं बोला डेफिनिट डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन हमें पता है, निश्चित दिशा है और निश्चित दूरी को वो तय कर रही है, या तय की गई उसकी जो दूरी होती है उसे हम कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट का रेट होता है या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेग लगाइएगा। 62 में क्या कहते हैं आपसे? दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनकी दूरी के वर्ग के किसके बराबर? तो अभी हम इसके पहले पिछले प्रीवियस सेट में एक बार हम आपको बता चुके हैं, इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर। ये क्या होता है? दूरी की बात करें दो पिंडों के बीच की, ये उनका द्रव्यमान हो गया। ये जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का, और ये दोनों के बीच में लगने वाला बल होता है। तो ये आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। भाई 1 अपॉन में आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो वर्ग के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। लवण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर बात की है सॉल्ट को लेकर के। KOH और NOH क्या होते हैं? क्षार हैं, जिन्हें हम जो लोग बेस बोल देते हैं, अल्कलाइन बोल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आपका ये। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है चूँकि वो। ठीक है, एसिड सॉल्ट की बात की है तो वो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। Mg++ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम
+2 या फिर प्लस प्लस भी इसे बोल देंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो अब चलो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है अच्छी तरीके से कि मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका जो है 11, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, ये बात आप जानते हो। आप क्या करोगे, चूँकि आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, इसके पहले भी एक बार हम सेट में क्वेश्चन करवाए हैं, एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या की, ये बात भी आपको पता है। चूँकि आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो पूछी है, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर ये 12 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन में mg नहीं लिखा है, mg++ लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लस प्लस, अगर प्लस का साइन ऊपर है दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, ठीक है। और अगर माइनस माइनस का साइन होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। ये कैसे पता चलेगा, जैसे कहते हैं ना, जिसके पास होता है वही तो दान देता है, समझ रहे हो। तो अगर मेरे पास में है तो हम क्या करेंगे उसे, जैसे mg करके है तो हमारे पास में है तो प्लस प्लस होगा ना, तभी तो हम किसी को देंगे। तो ऐसे याद रखिएगा, हमारे पास है तभी हम दे रहे हैं। तो प्लस प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और माइनस माइनस अगर लिखा हुआ है तो मतलब ग्रहण करना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 12 में से 2 को माइनस भी तो करोगे आप, और ऐसे में आंसर तुरंत क्या मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा। यही लगाओ और आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर जो है, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा होंगे। देखिए द्विबंध की बात की है, डबल बॉन्ड की बात की है, तो डबल बॉन्ड में परमाणुओं की संख्या में क्या क्या होगा, डबल है तो डबल का 2 और 2 4। आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जिसे LPG बोलते हैं, LPG के अवयव कौन से हैं, अवयव मतलब उनमें क्या क्या मिला होता है। तो ब्यूटेन भी होता है, ब्यूटेन का फार्मूला लिख लीजिएगा, C4H10 होता है। प्रोपेन ये भी होता है, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। एथेन C2H6 होता है एथेन का, मीथेन का CH4 होता है ना। तो इस तरीके से आप लगाएंगे। एक सहसंयोजी यौगिक कोवैलेंट, अगर हम बात करते हैं किसी कंपाउंड के बारे में जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हों, तो सहसंयोजी यौगिक सबसे बड़ा तो क्या है हमारा 2H2+O2 H2O, जो हम अपने यूज़ में लेकर के आ रहे होते हैं। पानी लगा लो तुरंत। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में इनमें से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। देखिए क्रियाशील समूह विद्यमान मतलब कहने का ये हुआ, एल्डिहाइड श्रेणी में जितने भी आपके बनेंगे उनके लास्ट में क्या लगा हुआ होगा। जैसे एसिटिक एसिड की बात करते हो, जैसे आप बात करो यहाँ पर NH2, तो NH2 वाले जितने समूह के होते हैं सब एमिनो ग्रुप के कहलाते हैं। किस ग्रुप के, एमिनो। COOH वाले क्या कहलाते हैं, कहीं अगर आपको COOH लिखा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। OH लगा हुआ है तो आप हाइड्रोक्साइड बोलते हो, है ना, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया NaOH, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। क्या ग्रुप कहलाता है, ये हाइड्रोक्सिल होता है। और एल्डिहाइड आपसे पूछा है तो एल्डिहाइड का क्या होगा, CHO। नीति निदेशक सिद्धांतों की बात की गई है हमारे भारतीय संविधान में, और ये आपसे कहते हैं, चूँकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है ना। DPSP के साथ में ये बात नहीं है। DPSP के साथ में क्या है आपका, अदालतों के द्वारा ये क्या होगा आपका, अपरिवर्तनीय होंगे। 36 से लेकर के 51 तक में भाग संख्या 4 में इन्हीं के बारे में बात की गई है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर हम निर्वाचक मंडल की बात करें तो अनुच्छेद संख्या 54 में इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। मैंने कहा निर्वाचित होंगे, अपॉइंटेड वाले नहीं होंगे, ठीक है। निर्वाचित सदस्य राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो दिल्ली और पांडिचेरी को जो शामिल किया गया था वो शामिल किया गया था 70वें संविधान संशोधन से, ठीक है। नेक्स्ट, ये 1992 में आया था, नोट करिएगा। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली की अगर हम बात, मंत्रिमंडल का क्या मतलब हुआ, मंडल मतलब कई सारे लोग हैं, कई सारे उनको एंटिटी को शामिल करके फिर एक को बनाने की बात की गई है। कैबिनेट बोलते हो आप ऐसे में। तो इनकी बात कहीं ना कहीं जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इनका। करेक्ट आंसर 71 का बी होगा, ठीक है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। कहते हैं जब आप 22-23 साल में
जब आप 22-23 साल में आईएएस अधिकारी बनते हो तब जा करके ये पद आपको मिलता है और सबसे शानदार पद होता है, सबसे टॉप क्लास का आईएएस अधिकारी का पद होता है। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल सचिव। ध्यान रखिएगा, ये कैबिनेट सेक्रेटरी कहलाता है इंग्लिश में। सही जवाब क्या होगा, ये वाला होगा। कौन सा स्थानीय सरकार का इनमें से मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये तो हैं ही। लोक उपयोगी जो सेवाएं होती हैं उनकी बात की हुई है। देखिए, जब हम कानून और व्यवस्था की बात करते हैं तो ये राज्य सूची के मामलों में आता है। किस में आता है? राज्य सूची के विषय में शामिल होता है। तो इसे आप कहाँ डाल देंगे? कानून और व्यवस्था की जो बात है, लॉ और ऑर्डर की राज्य सूची में। विधायकों सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कहाँ पर वर्णन किया गया है? तो आप सीधे सीधे जब स्केड्यूल्स को पढ़ेंगे, जो 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में हमारे दी हुई हैं, उसी में आप पढ़ोगे तीसरी अनुसूची में जो विधायक हैं, जिन्हें हम लोग एमएलए एमएलसी बोलते हैं, जिन्हें जो सांसद हैं जिन्हें एमपी बोलते हैं, और जो भी मंत्री हैं उनके द्वारा ली जाने वाली जो भी शपथ है, जो भी प्रतिज्ञा है, उन सभी का विवरण जो है वहाँ पर दिया गया है। तीसरी अनुसूची लगाइएगा, ठीक है। थर्ड, भारतीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक में डीपीएसपी के बारे में बात की गई है, भाग 4 में, और ये आर्टिकल नंबर 49 जो है वो इसी के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? देखिए, इनके लिए जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल नंबर है आपका 335। सीधा सीधा इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए जो भी है, ठीक है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान कहाँ पे है? 335 में। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन, इकोनॉमिक, कोई भी एक प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो इनमें से किसका एक ये प्रॉपर्टी गुड है, लक्षण है? तो ये आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। नोट करिएगा, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये दिया हुआ था। कहते हैं आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा शामिल होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आप कृषि को जोड़ते हो, द्वितीय में आप जो है मैन्युफैक्चरिंग बाकी को जोड़ देते हो, और तृतीय क्षेत्र में सर्विसेज को जोड़ते हो। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भारत तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो देखने को मिलेगा वो है आपका 78 का जो आपका आंसर होगा, वस्तुओं का परिवहन। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। विश्व आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो शहरीकरण, बिहार की चूंकि बात की हुई है, उस समय शहरी के स्तर को लेकर के बात करें तो 16.2 है। पिछले साल ये 15.3 थी, 0.9 समझिए आगे बढ़ गई और है। पिछले साल का भी याद रखिए। केंद्रीय बजट 23-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया, ये शामिल हैं। देखिए, आपसे सप्तऋषि की बात की हुई है, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, या फिर इनमें से सभी। तो अगर हम सप्तऋषि की बात करते हैं तो सभी को फटाफट नोट कर लीजिए जरा। पहली बात तो आंसर आपका डी होगा। सबसे पहला क्या होगा? समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच हो। बुनियादी ढांचा और निवेश, तीसरा हो गया। चौथा है आपका निहित क्षमताओं का विस्तार। पांचवा है आपका हरित विकास। छठा है युवा शक्ति, और 7वां है वित्तीय क्षेत्र, जो फाइनेंशियल एरिया होते हैं, ठीक है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो अगर हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो उनसे जो निर्मित आपकी पहाड़ियां हैं वो कौन सी पहाड़ियां हैं? खड़गपुर की पहाड़ियां। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी होगा। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसका, ऐसे में रामेश्वरम द्वीप का, है ना। बिल्कुल लगा दोगे आप, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए, जब हम यहाँ से बात करते हैं तो गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की गंगा आप इसे कह देते हो। ये भारत की प्रमुख नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें उसमें प्रमुख नदी है, ठीक है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु आपका कई उसकी 5 सहायक नदियां ऐसे में, और सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो लंबाई की दृष्टि से गंगा से भी बड़ी हैं, लेकिन जो गंगा नदी है वो भारत में उसका जो प्रवाह तंत्र है वो ज़्यादा है। तो गंगा नदी हमारा आंसर होगा। 25 किलोमीटर इसकी जो टोटल लेंथ है। सिंधु नदी की 2900 है। रेगुर किसका नाम है? रेगुर या रेगुड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुड़ या रेगुर करके बोलते हैं। और कपास के उत्पादन के लिए फेमस। आप महाराष्ट्र की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, गुजरात की बात करो, उन क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, और काली मिट्टी इसे ही कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो
आपने देखा होगा कॉन्स्टिलेशन एक शब्द आता है, क्या आता है? कॉन्स्टिलेशन। हिंदी में उसे तारामंडल बोलते हैं या नक्षत्र बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नक्षत्र हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाते हो? तो 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। यहाँ पर पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को कहीं ना कहीं संरक्षित रखना। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री के देशांतर का अंतर है, तब दो स्थानों के बीच में अंतर कितना होगा? आपको पता है कि 90 डिग्री देशांतर बोला है। 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। अब 90 डिग्री की बात की है तो 90 गुणे 4 कर लो, 9 चौक 36 हो गया, 360। कितना आया? 360। अब ये 360 क्या है? मिनट में है और इसे हमें घंटे में करना है। डिवाइड बाई 60 कर दो। चलो भाई, 360 को डिवाइड बाई अगर हम 60 करते हैं, ये गया और ये कितना हो गया? छकाक 36। यानी कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा इनमें से नहीं है? गुल्हा महाधारा हिंद महासागर से जुड़ी है, बहुत सही। मोजाम्बिक यहीं से है। दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, बिल्कुल ठीक है। बेंगुला जलधारा की अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। ठीक है। कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? देखिए, ग्रेट लेक्स के नाम से झीलें पाई जाती हैं कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें किसका किसका नाम है? सुपीरियर का है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ऑन्टारियो है, ईरी है। ये सभी कहाँ मिलेंगे हमें? ये मिलेंगे हमें ग्रेट लेक्स में। तो इसमें जो आपका बियर लिखा हुआ है यही यहाँ से अलग हो जाएगा। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, किस तरीके से वो आसानी से चीज़ें चलें, है ना? आप समझ रहे हो। बायोडाइवर्सिटी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभावों में वृद्धि जो है वो इनमें से किसके कारण होती है? तो एक ही प्रमुख गैस है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है ऐसे में, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सही जवाब क्या लगाएंगे? यहाँ से बी लगा लेंगे। 91 के बाद 92 में दिया हुआ है कार्बन क्रेडिट के दृष्टिकोण जो है इनमें से किसके द्वारा शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट क्या कि इनके द्वारा इतना कार्बन उत्सर्जन होता है, इतना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट भी आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर को मापने का काम करता है और चीन इसमें सबसे आगे था। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये चीज़ डिसाइड हुई थी। किसके तहत? क्योटो प्रोटोकॉल। तो लगाइएगा पहला आंसर यहाँ से। आगे चलते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करें तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 1987 का समय है वो आपका 1987 का 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये घोषणा की गई थी। सही जवाब पहला होगा। आपसे 5 जून का समय दिया है, पर्यावरण दिवस मनाते हो। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो शोध संस्थानों या शैक्षिक उनको भी दिया जाता है, वन्यजीव अधिकारियों को भी दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षकों को भी दिया जाता है। आप आंसर यहाँ से डी लगा दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान, इसे हम लोग नेशनल जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। तो ये जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है दोस्त? नई दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका शुरुआत की अगर बात की जाए तो 1982 में इसकी स्थापना जो है वो देखने को मिलती है। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, किसके द्वारा? तो आपने देखा होगा ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा देखने को मिलती है और उन्हीं के द्वारा ये बात जो है वो आगे भी बताई गई। तो हमारे सही जवाब में कौन आएंगे? गांधी जी। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या की बात की हुई है। देखिए, विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं 75 में है, 75 है। लोकसभा में कितनी हैं? तो 40 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी हैं? तो 16 हैं। फटाफट नोट करिए जो है। ठीक है, यहाँ पर 98 में कहते हैं कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इनमें आपसे सारी चीज़ें दी हुई हैं। शिक्षा नीति है, औद्योगिक नीतियों की बात की है, सुरक्षा अधिनियम 1986 और वन नीति की बात की हुई है। तो इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं सभी की सभी इससे रिलेट करेंगी। ठीक है, ये हमारा जो भी ऑप्शन लिखा है ये सब करेक्ट है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, तो घास का मैदान हम खुद भी लगा सकते हैं और यह आपका नेचर भी देता है, ये नेचर देता है ये, लेकिन धान के खेत तो हम ही लगाएंगे ना, धान के खेत तो हम ही लगाएंगे। तो सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला लगा दीजिएगा। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो हम आपको बता दें ये आंदोलन 1970 के दशक से कहीं ना कहीं शुरू हुआ और लोगों ने जो है पेड़ों को गले से लगा लिया था ताकि कोई काट ना सके। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं उत्तरांचल उत्तराखंड की। तो आपका सही जवाब यहाँ से सी हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 100 क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जो आपके 20 सवाल, 10 रीजनिंग, 10 मैथमेटिक्स, उनको हम अलग से बात करेंगे। 5वें सेट में क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? इफ़को का फुल फॉर्म मैंने पूछा है, सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
वीडियो शेयर ज़रूर करें बाकियों तक भी। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी, एक और सेट को लेकर के सॉल्व करेंगे। 25 सेट टोटल है जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बिहार संबंधित आपका जो 4500 MCQs की बात करें, आंसर एक्सप्लेनेशन प्रीवियस पेपर के साथ में थ्योरी सहित, तो वो महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।